जब ऑन किया गया चंद्रयान 3 के इंजन को बेंगलुरु में स्थित इसरो के स्टेशन से जब दबाया गया बटन और उसकी फिर से दूरी तय की गई नेक्स्ट ऑर्बिट में डाला, तब फिर से रोए पूर्व चीफ इसरो के। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं के-7 की, जो कि इसरो के पूर्व चीफ रह चुके हैं। जब 71,000 किलोमीटर दूर पहुंचे चंद्रयान 3, तो क्यों रोए के-7 फिर से? पूरा भारत उनको देख नहीं सकता रोते हुए। जब वो चंद्रयान 2 के समय पे फूट फूट के रोए थे, तब उनके आंसू पूरी दुनिया ने देखे थे और उनके साथ पूरा भारत रोया था। और किसी से भी उनके आंसू देखे नहीं गए थे, क्योंकि वो एक आम वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि वो ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने इतनी कठिनाइयों से लड़कर, इतनी चीजों से गुजरकर, इतनी मेहनत करके एक मामूली आम बेचने वाले व्यक्ति से इसरो के चीफ तक का सफलतापूर्वक रास्ता चुना और मेहनत करके, पढ़ाई करके अपने बलबूते पे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और सिर्फ अपना ही मुकाम नहीं बनाया, बल्कि पूरे भारतवर्ष का, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाई पे लेकर गए, इनकी वजह से आज पूरी दुनिया इसरो का नाम लेती है जब उनको सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है, इसरो के पास आती है जब उनको कोई बड़ा फैसला लेना होता है स्पेस रिसर्च के बारे में। उनकी वजह से चंद्रयान जैसे रॉकेट बने, उनकी वजह से कई सारे सैटेलाइट्स बने, उनकी वजह से कई सारे रीयूजेबल रॉकेट्स बने। आइए आपको बता दें के-7 जी के बारे में और वो क्यों रोए फिर से। जब पिछली बार चंद्रयान 2 अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक लैंड नहीं हो पाया था, यानी कि वो क्रैश लैंड हो गया था, जबकि पूरी तरीके सबको लगा था कि वो सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा, और वो गया भी। उसने पूरा ऑर्बिट किया अर्थ को और लैंड होने ही वाला था, तभी 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही वो क्रैश लैंड हो गया। तब के-7 ने, जिन्होंने इतनी मेहनत करी थी उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, उनका सपना था कि वो चंद्रमा पे लैंड हुए, चंद्रमा को छुएं, लेकिन उनका ये सपना ही रह गया और वो फूट फूट के रोए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको बहुत समझाया और उनकी हिम्मत बढ़ाई। दोस्तों, 2019 का सीन जब विक्रम लैंडर संपर्क टूटा था, तब सारी दुनिया ने देखा था के-7 जी को रोते हुए। लेकिन दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं पूरी कहानी, गौर से सुनिएगा। 14 अप्रैल 1957 को सराकलाविलई में कन्याकुमारी के पास स्थित एक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका घर बहुत गरीब था, बहुत गरीबी से जूझकर इन्होंने पढ़ाई हासिल की थी। इनके माता पिता इतने गरीब थे कि इनको अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकते थे। वो अपने गांव में ही एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। गांव के बाहर जाना चाहते थे उच्च पढ़ाई के लिए, लेकिन उनके पिता राजी नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनकी महंगे सपने और उनकी पढ़ाई। तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी पढ़ाई का जिम्मा खुद ही उठाएंगे। जब उनकी स्कूल में पढ़ाई पूरी होने वाली थी, उनका सपना था कि वो बाहर जाके, शहर में जाके पढ़ाई करें। लेकिन जब पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने सोचा वो खुद ही अपने पिता के साथ आम के बाग में काम करेंगे, आम उगाने का, बगीचे में काम करेंगे। एक मामूली आम के बाग में काम करने वाला काम उन्होंने किया ताकि वो अपनी 12वीं पास कर सके और 12वीं पास करने के बाद उच्च पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जा सके। घर के पास ही उनको कॉलेज मिल गया। ऐसा उन्होंने कहा कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो गांव से दूर जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि के-7 उनके साथ रह के घर को चलाने में उनकी सहायता करें। हिंदू कॉलेज से जब उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की, तब वो सिर्फ धोती, कुर्ता और चप्पल पहनते थे। उनकी हालत इतनी खराब थी, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो एक नई चप्पल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत मेहनती थे कि वो अपने पिता के साथ आम के बगीचे में काम भी करते थे और साथ में दिन रात मेहनत करके पढ़ाई भी करते थे। वो मैथ्स में हमेशा 100/100 लाते थे। परिवार के पहले ग्रेजुएट बने। ग्रेजुएशन में उनको एहसास हुआ कि मैथ्स उनकी मंजिल नहीं है, बल्कि साइंस उनकी मंजिल है। तब उन्होंने सोचा कि वो बीटेक की डिग्री हासिल करेंगे। फिर वो MIT की तरफ रुख करते हैं। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने आगे की पढ़ाई करी और वहाँ पे उन्होंने इतना बढ़िया स्कोर किया, इतने बढ़िया नंबरों से पास हुए, उनका रिकॉर्ड इतना बढ़िया रहा कि उनको स्कॉलरशिप मिली और उनकी आगे की पढ़ाई मुफ्त हो गई। जब उनकी वहाँ से बीटेक कंप्लीट हुई, तब वो सबसे पहले सैंडल में पहुंचे थे MIT में। यहाँ दोस्तों, यानी कि MIT से पहले उनके पास बस चप्पल थी, लेकिन MIT में प्रवेश करके उन्होंने सबसे पहले अपने लिए चप्पल ली और सबसे पहले पैंट पहना। यानी कि उससे पहले उनके पास पैंट और चप्पल लेने के भी पैसे नहीं थे। 1980 में MIT से बीटेक के बाद उन्होंने IIT से एरोस्पेस में MTech करने का फैसला किया और सफलतापूर्वक वो डिग्री हासिल भी की। 1982 में 2 साल के बाद उन्होंने वो कंप्लीट की और के-7 एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक बन गए। एक आम वाला कैसे बना इसरो का चीफ, आप भी जान के हैरान हो गए होंगे। वो भी उस समय पे जब आर्थिक स्थिति दुनिया की बहुत
खराब थी, स्कूल्स क्वालिटी इतने नहीं हुआ करते थे और उस समय इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। 1982 में ही उनको इसरो में नौकरी मिल गई। PSLV रॉकेट पे काम किया जा रहा था उस समय और उनको तुरंत वहां नौकरी मिल गई क्योंकि उनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने एशिया के सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम सितारा था, जिसकी मदद से उन्होंने आगे जाके कई सारे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। GSLV को लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी इसरो उस समय और तब जाके उन्होंने उनका हाथ बटाया। 18 अप्रैल 2001 को GSLV का टेस्ट किया गया, लेकिन वो अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाया और GSLV रॉकेट काम नहीं किया उसने ठीक तरीके जैसा सोचा था इसरो के साइंटिस्ट ने। लेकिन फिर उनको जिम्मेदारी दी गई कि K7 ठीक करके दिखाएंगे ये काम, और उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया और सफलतापूर्वक उसका निरीक्षण करके उसकी परीक्षा करके उसे लॉन्च किया। इस सफलता के बाद उन्हें इसरो के रॉकेट मैन का नाम और दर्जा दिया गया। K7 को फिर एक और जिम्मेदारी मिली जो थी रीयूजेबल रॉकेट बनाने की। जो तो हम आपको बात कर रहे हैं स्पेसएक्स से और इलॉन मस्क के काफी साल पहले की, जब उनका नाम भी कोई नहीं जानता था, इलॉन मस्क का नाम भी कोई नहीं जानता था, तब K7 ने रीयूजेबल रॉकेट बनाया गया। रीयूजेबल रॉकेट दोस्तों वो होता है क्योंकि आमतौर पे जब भी स्पेस में कोई सैटेलाइट भेजी जाती है, फिर कोई अंतरिक्ष यान भेजा जाता है, तब रॉकेट की मदद से उसे ऊपर अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लिया जाता है, लेकिन बाद में वो वेस्ट हो जाता है, वहीं तबाह हो जाता है। K7 को जब ये जिम्मेदारी मिली कि वो रीयूजेबल रॉकेट बनेंगे, तब उन्होंने सफलतापूर्वक बनाया। यानी कि ऐसा रॉकेट कि अगर वो एक सैटेलाइट को ऊपर छोड़ के आएगा तो वापस आ जाएगा, फिर से उसको किसी और सैटेलाइट की लॉन्चिंग में उसकी मदद ले सकते हैं। इसरो ने ऐसा रॉकेट बना डाला। इस पे काम करते करते उन्होंने IIT से 2006 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD भी कर दी और तब उनको लॉन्च व्हीकल फ्यूल तैयार करने के डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। यहाँ एक साल नहीं हुआ था कि उन्हें फिर से प्रमोट कर दिया गया। विक्रम साराभाई लॉन्च व्हीकल डिपार्टमेंट का भी उनको हेड बना दिया गया और उनकी कहानी यहाँ नहीं रुकती। उसके एक साल के बाद ही फिर से उन्हें प्रमोशन मिला और उनको इसरो का चीफ बना दिया गया। दोस्तों, अगर आप भी K7 जैसे साइंटिस्ट को मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं ऐसे वैज्ञानिक भारत में और आए, तो दोस्तों उस व्यक्ति की उन आंसुओं की कीमत हम लोगों को चुकानी है। हम लोगों को इसरो का और चंद्रयान-3 को फुल सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, और दिखा दीजिए कि हमारा इसरो और हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं है। जय हिंद दोस्तों।